हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे। मैं शैलेंद्र सिंह, जीव विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का मित्रों नाम है रक्त। रक्त को बोलते हैं ब्लड, और ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है मित्रों? रक्त का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी, और या सेरोलॉजी बोलते हैं, या फिर हम रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। या सेरोलॉजी आप कहो या हेमेटोलॉजी कहो, तो रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहलाता है मित्रों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रक्त की खोज किसने की मित्रों। तो रक्त की खोज करने वाले आपके जो महान वैज्ञानिक हैं वो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, जिन्होंने रक्त की खोज की। और अगर हम बात करें कि रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो रक्त परिसंचरण के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक आपके विलियम हार्वे हैं। उन्होंने रक्त परिसंचरण के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो रक्त टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है जो रक्त है, और रक्त के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु यानी सबसे पहला जो पॉइंट है वो मित्रों आप यहाँ देख सकते हो, लिखा है कि रक्त जो होता है वो प्राकृतिक कोलाइड है मित्रों। कोलाइड क्या चीज होता है? कोलाइड ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको छानने पे पूरी तरीके से नहीं छान सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं छान पाते हैं। यानी कि एज एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम कपड़े से दूध को छानते हैं तो दूध तो छन जाता है, लेकिन कुछ मलाई जो होती है वो उस कपड़े में रह जाती है, तो उस कपड़े में रह जाती है। तो ऐसे पदार्थ जिनको छानने पे कुछ भाग नहीं छन पाते हैं, रह जाते हैं, तो उन भागों को हम कोलाइड बोल सकते हैं। ये समझाने का एक तरीका है मित्रों, बाकी कोई फार्मूला नहीं है कि हाँ ये कोलाइड ऐसे ही होते, छानने पे रुक जाते। बस एक समझाने का तरीका है कि छानने जिस प्रकार से हम किसी पदार्थ को छानते हैं और छानने के बाद में पदार्थ का कुछ हिस्सा छन जाता है और उस हिस्सा जो है वो रह जाता है। तो रहने वाला हिस्सा, जैसे एज एग्जांपल के तौर पे कह सकते हो, चाय को छानने पे चाय छन जाती है और चाय पत्ती रह जाती है। तो जो पदार्थ रह जाते हो नहीं छन पाते उनको हम कोलाइड बोल सकते हैं मित्रों। फिर आप देखेंगे रक्त का जो दूसरा बिंदु है वो क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त मित्रों क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक हम किसको बोलेंगे मित्रों? तरल संयोजी ऊतक, जो संयोजी मीन्स होता है जोड़ना, आपके शरीर को जोड़ के रखने का काम जो करता है। तो रक्त क्या है? आपके शरीर को जोड़ के रखने का काम करता है, इसलिए रक्त को बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। फिर आगे हम देखेंगे, अगला पॉइंट है पीएच मान। रक्त का जो मित्रों पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, जिसको हम क्षार कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 के ऊपर अगर किसी चीज का पीएच जाएगा तो उसको हम क्षार बोलेंगे, और यहाँ पे रक्त का जो पीएच है वो 7 के ऊपर है यानी 7.4 है, तो हम रक्त को क्षार बेस बोल सकते हैं। 7 के नीचे होगा मित्रों तो हम उसको एसिड बोलेंगे, और 7 पे होगा तो उसको हम उदासीन बोलेंगे। तो अब बात करते हैं रक्त जो होता है वो मेल में इसकी मात्रा कितनी होती है, नर में इसकी मात्रा कितनी होती है, पुरुष में। अगर इसकी एक वयस्क पुरुष में अगर हम रक्त की बात करेंगे तो एक वयस्क पुरुष के अंदर रक्त की मात्रा जो होती है मित्रों वो 5.5 यानी कि 5.5 लीटर होती है। और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो मेल की अपेक्षा फीमेल में आधा लीटर कम होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि फीमेल में रक्त की मात्रा 5 लीटर होगी। यदि मेल में रक्त की मात्रा 5.5 लीटर है तो फीमेल में रक्त की मात्रा 5 लीटर होगी, आधा लीटर से कम होगा। फिर हम बात करेंगे कि रक्त का निर्माण, वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण मित्रों अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा आपकी कहाँ होती है? हड्डी देखा होगा, जो हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जो खोखला भाग होता है, हड्डी के टूट जाने पे अंदर की हड्डी के अंदर आप खोखले भाग को देखेंगे तो वहां एक जालीनुमा संरचना होती है हड्डी के अंदर। तो हड्डी के अंदर जो जालीनुमा संरचना होती है उसको हम लोग मित्रों बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं मित्रों? तो अस्थि मज्जा। तो रक्त का निर्माण वयस्क मनुष्य में कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, और अस्थि मज्जा को बोन मैरो बोलते हैं। तो बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है मित्रों। अगर हम बात करेंगे कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण जो अभी जन्म नहीं लिया है, गर्भ में है, तो भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है मित्रों? तो भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर में होता है यानी कि यकृत में होता है। अगला अगर हम पॉइंट बात करेंगे स्टोर, तो रक्त का स्टोर कहाँ पे होता है? तो रक्त का जहां पे स्टोर होता है उस अंग को हम लोग मित्रों स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन यानी कि प्लिया, यहाँ के भाग को, अब उदर गुहा यानी पेट के भाग के नीचे स्प्लीन होता है जिसको तिल्ली कहते हैं। तो रक्त का जो स्टोर होता है वो स्प्लीन यानी कि प्लीहा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रक्त का जो कब्र होता है, कब्र यानी कि जहां पे रक्त मरता है, जाके नष्ट होता है,
उस कब्र को यानी रक्त के कब्र को हम स्प्लीन, उसको भी प्लीहा कह सकते हैं। और प्लीहा को हम लोग मित्रों ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? रक्त बैंक भी कहते हैं। एक चीज आप याद रखना, प्लीहा में जो आरबीसी होता है उसके नष्ट होने पे वो कहाँ पे आके नष्ट होता है? प्लीहा मर जाने के बाद में उसका कब्र कहाँ होता है? तो जो आरबीसी है यानी रेड ब्लड कार्पसेल्स, जो रक्त का एक भाग है, उसका जो कब्र है वो प्लीहा है मित्रों। क्योंकि आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स में, लाल उदित कणिकाओं में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं होते हैं, जिसके कारण से लाइसोसोम रक्त यानी कि आरबीसी के नष्ट होने पे वो घूमती रहती है और प्लीहा में आकर वो नष्ट हो जाती है। यानी कि आरबीसी का कब्र किसको बोलेंगे मित्रों? हम प्लीहा को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? प्लीहा को। और प्लीहा को रक्त बैंक भी बोलते हैं, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे, आपके रक्त में एक लसलसा पदार्थ होता है, जो तैलीय पदार्थ आपके रक्त में पाया जाता है। इसकी मात्रा अगर ज्यादा बढ़ गई रक्त में तो मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है एक लसलसा पदार्थ होता है, जिसकी अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी तो हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वो जम जाता है हार्ट पे जाके। तो आपके रक्त में एक भाग, जैसे रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 200 ग्राम पर डेसिमल लीटर में होता है। पर डीएल यानी पर डेसिमल लीटर में होता है। तो 200 ग्राम जो होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, अगर डेसिमल लीटर की बात करेंगे यानी कि बहुत कम मात्रा, इतना आप कह सकते हो छोटी सी मात्रा होती है खून की। अगर इतनी मात्रा हम एक छोटे से भाग लेंगे, डेसिमल लीटर में लेंगे, अगर इतनी मात्रा होगी ब्लड की, तो इतनी मात्रा में 200 ग्राम यानी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आप देख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होगी? 200 ग्राम होगी। अगर आप डेसिमल लीटर लेंगे तो बहुत कम होगा, इतना ही होगा आपका। और सबसे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है मित्रों, जिसके कारण आपका रक्त लाल होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि मनुष्य के रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण यानी एचबी के कारण। एचबी को हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और हीमोग्लोबिन में मित्रों आयरन यानी कि Fe, आयरन की, लोहे की मात्रा होती है हीमोग्लोबिन में। तो इसलिए हीमोग्लोबिन, अगर हम मेल में बात करें तो मित्रों मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम होता है डेसिमल लीटर में, पर डेसिमल लीटर इन 14 ग्राम पर डेसिमल लीटर में आप देखेंगे तो 14 ग्राम होता है मेल में। और अगर फीमेल में बात करेंगे तो 13 ग्राम होता है। यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में 14 ग्राम पर डेसिमल लीटर में होगी, और अगर फीमेल में बात करेंगे तो 13 ग्राम पर डेसिमल लीटर में होगी। यानी कि इतनी मात्रा में, अगर आप डेसिमल लीटर यानी बहुत कम होगा, तो इतने में हम देखेंगे, मेल में देखेंगे तो 14 ग्राम और फीमेल में देखेंगे 13 ग्राम। मेल में अगर हीमोग्लोबिन मेल में ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आयरन की मात्रा में, लोहे की मात्रा मेल में ज्यादा होगी, और फीमेल में कम होगा तो फीमेल में आयरन की मात्रा कम होगी। इसीलिए आप देखे होंगे जो मेल होता है इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा पाए जाने के कारण जो मेल होता है इसकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। यानी फीमेल की अपेक्षा मेल लोगों की बॉडी, पुरुष लोगों की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसका रीजन है कि उनके अंदर Fe यानी आयरन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है फीमेल की अपेक्षा। उसके बाद हम मित्रों बात करेंगे ब्लड के कार्य। रक्त का कार्य क्या है मित्रों? तो रक्त का कार्य क्या है आप यहाँ समझ सकते हैं। सबसे पहला रक्त का कार्य क्या है? ताप नियंत्रण। रक्त क्या करता है? ताप का नियंत्रण करता है बॉडी में। रक्त का जो सर्कुलेशन चल रहा है, अगर कोई चीज गतिमान है, चल रही है, तो आप कह सकते हैं रक्त हमारे अंदर परिसंचरित होता है, चलता है। तो ये रक्त परिसंचरित होगा तो हमारे अंदर उष्मा का भी निर्माण होगा। जैसे आप अभी आपको ठंडी लगती तो आप हाथ मसलते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है, नहीं उष्मा बनती है, उसमें उष्मा बनती है, इसीलिए हाथ क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो यानी कि ब्लड का जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो है कि ताप नियंत्रण। आपके बॉडी का ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त करता है। रक्त जो होता है वो आपकी बॉडी के ताप का नियंत्रण कौन करता है? रक्त करता है। दूसरा पॉइंट है मित्रों, दूसरा इसका जो कार्य, पहला कार्य तो हो गया ब्लड का कि ताप का नियंत्रण करता है रक्त। दूसरा कार्य होगा, रक्त जो होता है पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। पोषक पदार्थ जो हमारे पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ की अगर हम बात करेंगे तो जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, उनको पूरे शरीर में ले जाने का कार्य कौन करता है? उनका परिवहन करने का काम कौन करता है मित्रों? रक्त करता है, ब्लड करता है। फिर अगला पॉइंट आप देखेंगे गैसों, यानी गैस होती है। हम जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं
और ऑक्सीजन कहाँ जाके रुकती है, फेफड़े में, और फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाने का, फेफड़े को आप एक तरीके से टंकी कह सकते हैं कि मान लो हम ऑक्सीजन लिए, वो टंकी में जाके ऑक्सीजन रुक गई, यानी फेफड़ा तो ऑक्सीजन को कुछ समय के लिए अपने पास रखता है, और जब हम सांस लेंगे ऑक्सीजन फेफड़े में जाएगी और फेफड़े के द्वारा, फेफड़े से क्या करेगा, ब्लड फेफड़े से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में परिवहन करेगा, उसका पूरी बॉडी में ले जाने का कार्य कौन करेगा, रक्त करेगा। तो यानी कि जो ऑक्सीजन होती है, गैसों का परिवहन, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ले जाने का काम रक्त करता है, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को पूरी बॉडी से लाने का कार्य भी कौन करता है, रक्त करता है। और O2 को कौन ले जाएगा, रक्त ले जाएगा, अर्थात हीमोग्लोबिन ले जाएगा, और CO2 को कौन वापस लाएगा, अर्थात रक्त ले जाएगा, अर्थात हीमोग्लोबिन उसको लाएगा। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है, जो रक्त होता है, वो गैसों का परिवहन भी करता है आपकी बॉडी के अंदर। उसके बाद में हम अगले कार्य की बात करेंगे। अगला कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। रक्त जो होता है मित्रों, वो उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी करता है। जैसे आपकी बॉडी में यूरिया, अमोनिया, ये सब उत्सर्जी पदार्थ है, तो इनका परिवहन कौन करता है, इनका परिवहन करता है कौन करता है, रक्त करता है। जैसे यूरिया, अमोनिया आपकी बॉडी में बनी, तो उसको किडनी तक लाने का काम कौन करता है, उसको किडनी तक लाने का काम करता है रक्त। तो रक्त से किडनी इन जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, किडनी रक्त से इनको अपने पास रोक लेती है, और रक्त क्या होता है, फिर से वापस चला जाता है। यानी कि रक्त जो है पूरी बॉडी में परिसंचरित होता रहता है, और रक्त में मिले हुए उत्सर्जी पदार्थ किडनी के द्वारा उनको, किडनी क्या करती है, उन उत्सर्जी पदार्थों को अपनी तरफ खींच लेती है, और उत्सर्जी पदार्थों क्या करता है, ब्लड को छान के उत्सर्जी पदार्थों को किडनी अपने पास रोक लेती है मित्रों। उसके बाद में हम बात करेंगे, ये तो हमारे हो गए रक्त के कार्य। अब हम बात करेंगे रक्त के प्रकार के बारे में। तो रक्त मित्रों आपका 3 प्रकार का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं रक्त के प्रकार। रक्त आपका 3 प्रकार का होता है मित्रों। पहला है आपका आरबीसी। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं मित्रों। उसके बाद आपका है दूसरा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को मित्रों हम बोलते हैं क्या, ल्यूकोसाइट्स। और उसके बाद आपका है तीसरा प्लेटलेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो यहाँ पे मित्रों जो आपका आरबीसी है, आरबीसी आपकी बॉडी में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या, यानी आरबीसी की संख्या आपकी बॉडी में कितनी होती है मित्रों, तो 50 लाख होती है। और आरबीसी का आप कह सकते हैं कि जन्मकाल कितना होता है, आरबीसी कितने दिन तक आपकी बॉडी में रहती है, यानी कि कितने दिन तक आरबीसी जीवित रहेगी, तो 120 दिन उसका जीवन काल। यानी आरबीसी का, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल मित्रों 120 दिन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं 120 दिन होता है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल। फिर डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, इसकी संख्या आपकी बॉडी में 10,000 होती है, और इसका जीवन काल मित्रों होता है मात्र 4 दिन का। उसके बाद में हम बात करेंगे तीसरा जो आपका ब्लड का प्रकार है, वो है रक्त प्लेटलेट्स। और रक्त प्लेटलेट्स की संख्या मित्रों 2 लाख होती है, और इनका जीवन काल मित्रों 7 दिन का होता है। तो आज हम रक्त के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा किए हैं। तो कैसा लगा आपको ये टॉपिक मित्रों? मुझे तो विश्वास है आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।